नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 24 अप्रैल 2020 में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम कल के प्रश्नों के साथ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे, देखते हैं हम इसमें। जो सबसे पहला प्रश्न था, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित है। तो बिल्कुल सही है ये। यह केवल राष्ट्रपति द्वारा जारी किया सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नर भी अनुच्छेद 213 के तहत जारी कर सकता है। इसके द्वारा संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। जी नहीं, अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया सकता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर पर्वत, नासिक, महाराष्ट्र में है। तो ए विकल्प सही हो जाता है। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट ईबीपी क्या है? तो ये एक पृथ्वी के समस्त सुकेंद्रिक जीवों के जीन की डिकोडिंग है। सुकेंद्रिक मतलब यूकैरियोटिक्स, यानी कि जिनका केंद्रक है वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड केंद्रक है, वो है सुकेंद्रिक जीव। तो जितने पृथ्वी पर सुकेंद्रिक जीव हैं उनके डिकोडिंग है जीनों की। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मैलपास है। तो ये कल के न्यूज़ से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमने बनाए थे उसका डिस्कशन था। आज हम चलेंगे अब आज की न्यूज़ की तरफ, और आपको ध्यान से एक बार पढ़ना है ताकि आप प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में अच्छे से दे सकें। तो पहली न्यूज़ है, लॉकडाउन इंश्योर्ड ग्रोथ ऑफ केसेस रिमेन लीनियर सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा जो लॉकडाउन है उससे केसेस की संख्या, जो ग्रोथ रेट है वो लगभग लीनियर रही, यानी कि सीधी रेखा में रहा है ग्रोथ रेट, यानी कि वो बढ़ा नहीं है। देखिए, जैसे आप देख भी सकते हैं इंडिया का कर्व जो है, देखिए, तो ये आपका इंडिया कर्व ये देखिए ऐसे हुआ है। जबकि देखिए लीनियर मतलब अगर बढ़ता तो ऐसे बढ़ता, यानी कि देखिए उन्होंने कहा कि इंडिया कर्व ये लीनियर यानी सीधी रेखा में जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है, क्लॉज अलाउिंग एफआईआर फर्म्स फॉर कोविड-19 केसेस बूस्ट। यानी जो आर्थिक प्रक्रिया है उनको चालू करने के लिए, तो जो पहले था कि अगर कोई भी फर्म है, कोई फैक्ट्री है, वो खुली पाएगी तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा, लेकिन अब उसको हटा दिया गया ताकि वो स्वतंत्र रूप से बिना डरे काम कर सकें। क्योंकि आर्थिक गतिविधि होगी तभी तो हमारे पास संसाधन यानी हमारी खाद्य वस्तुएँ, ज़रूरत की वस्तुएँ ये सब पहुँचेंगी, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी हमारे लिए। डीए फॉर सेंट्रल स्टाफ फ्रोजन टिल जुलाई 2021, यानी डियरनेस अलाउंस जो होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो जुलाई 2021 तक के लिए रोक दिया गया है, यानी अभी नहीं दिया जाएगा। अगली न्यूज़ हम देखिए अगली न्यूज़ हम देखेंगे, ये लोकल न्यूज़ है, दिल्ली पोल्यूशन हार्ड ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन, सीपीसीबी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है, उसके अंतर्गत उसने क्या कहा है कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो प्रथम चरण में लॉकडाउन के आधा हो गया। तो हमको देखना है यहाँ पे क्या है, सीपीसीबी क्या। हमने पहले भी डिस्कस किया है, 2-3 दिन पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये हमारा वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत बना था ये। तो ये किसके एक्ट के तहत बना था, क्या काम करता है, कार्य आपका करता है, जो भी पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण संबंधी निगरानी करने का कार्य करता है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे हम, लोकनायक डॉक्टर अटैक्ड बाय कैट्स एम्बुलेंस वर्कर्स। तो जो लोकनायक और यानी एक हॉस्पिटल है एक दिल्ली में, और उनकी झड़प हो गई थी कैट्स एम्बुलेंस वर्कर्स से। तो फिलहाल न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम देखेंगे कैट्स एम्बुलेंस क्या है। तो दिल्ली में क्या होता है, कैट्स एम्बुलेंस चलती हैं। कैट्स मतलब जो ये आपकी इमरजेंसी रिस्पांस के लिए प्राइवेट बेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्बुलेंसेज होती हैं। तो ये आपको जानने की आवश्यकता है थोड़ा सा इसके बारे में। अगली न्यूज़ है, प्ली क्लेम्स वायलेशन इन फूड एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो एक आरोप मतलब एक हाईकोर्ट में प्ली दायर की गई है, एक याचिका दायर की गई है कि जो फूड एक्ट है यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसका अच्छे से पालन नहीं हो रहा है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि इसके अंतर्गत उद्देश्य है कि 50% शहरी और 75% ग्रामीण आबादी को सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कराया जाए। ये उद्देश्य था इसका। इसके अंदर कई स्कीमें चलती हैं, जैसे आंगनबाड़ी स्कीम चलती है और मिड डे मील स्कीम चलती है, और आपका जो राशन वितरण होता है ये सब भी चलती है। हमने डिस्कस किया था अच्छे से पहले भी। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए, ट्राइबल्स इन मलकानगिरी लेफ्ट आउट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड प्रो पुअर स्कीम्स। तो देखना है इसमें बता रहे न्यूज़ की जो मलकानगिरी के जो जनजातियां हैं वो खाद्य समस्या से जूझ रही हैं। तो न्यूज़ तो जो आप समझ रहे हैं पूरा विश्व, पूरा भारत लगभग खाद्य समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हमें इसमें महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, मलकानगिरी और स्वाभिमान अंचल इसमें बात की गई है। तो उड़ीसा राज्य में हमने डिस्कस किया है, ये भी रिपीट हो रही न्यूज़, उड़ीसा राज्य में एक क्षेत्र है वो थोड़ा सा कट गया है। किस लिए? क्योंकि जो भूभाग है वो बालीमेला रिजर्वायर यानी कि
जल भाग से कट के थोड़ा सा अलग हो गया है। तो मुख्य भाग से जब अलग हो गया है तो उससे क्या हुआ उसका कि वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड नहीं है, तो वो लगभग आपका माओवादी क्षेत्रों से प्रभावित रहता है। तो इसको स्वाभिमान अंचल बोलते हैं। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है स्वाभिमान अंचल किस प्रदेश का भाग है, उड़ीसा का भाग है। अगली खबर आप देखेंगे, हम अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे। देखिए, तो प्राइवेसी प्रोटेक्टेड इन स्प्रिंकलर डील, केरला टेल्स हाई कोर्ट। तो स्प्रिंकलर विवाद जो चल रहा है, हमने फिर इसको लगभग 2 बार डिस्कस किया है। तो क्या था कि जो केरला ने कोविड पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए एक स्प्रिंकलर एजेंसी थी, कंपनी है अमेरिका की, उसके साथ समझौता किया था कि उसके साथ कुछ डाटा शेयर करके अच्छे से मॉनिटरिंग कर सके, उनकी जांच पड़ताल देख रेख कर सके, जो लोग भी मतलब कोविड पेशेंट जो भी क्वारंटीन किए गए हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रख सके। तो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि डाटा शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारे डाटा प्राइवेसी यानी कि हमारे प्राइवेसी मूल्यों का वायलेशन होगा। तो ये सब इशू था थोड़ा सा, तो ये हमने डिस्कस किया पहले भी, बस इतना जानना है क्या है इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। कर्नाटका गिव्स देवानधली चकोता न्यू विंग्स। तो ये देखिए एक फल है जिसको चकोता बोलते हैं, इसका ओरिजिनल नाम है देवनहल्ली पोमेलो चकोता ये। तो इसको जीआई टैग भी मिला है। तो महत्वपूर्ण ये है हमको जीआई टैग क्या होता है, हमने फिर इसको भी डिस्कस किया है। यानी कोई भी वस्तु जिसका मूल्य यानी जिसका वैल्यू उस जगह से जुड़े होने की वजह से होता है, तो उसका प्रचार करने के लिए, उसका आर्थिक महत्व बढ़ाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है, ताकि उसकी बिक्री ज़्यादा हो, उससे लाभ ज़्यादा कमाया जा सके। अगली न्यूज है केसीआर हैप्पी विथ वर्क ऑन कालेश्वरम प्रोजेक्ट। तो जो के चंद्रशेखर राव हैं, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है उससे बड़े खुश है। ये न्यूज़ है हमारी। अब हमको जानना है कालेश्वरम प्रोजेक्ट क्या है। तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट आपका क्या है, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, यानी कि बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। किस नदी पर बनाई जा रही है, गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। तेलंगाना सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। इसको बाहुबली भी कहा जाता है, सिंचाई परियोजना का बाहुबली। और विश्व की सबसे बड़ी ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब, जैसे सामान्य स्तर पर देखेंगे तो जो हमारे नहर का बहाव होता है वो ऊंचे ढाल से ऊंचाई से नीचे ढाल की तरफ आता है, लेकिन तेलंगाना की भूमि ऐसी है, और जो गोदावरी है वो नीचे जल स्तर पर है, और जो तेलंगाना शेष तेलंगाना है वो उठा भाग है। तो अब कैसे नीचे भाग से कैसे ऊपरी भाग पे पहुंचाया जाए जल, तो उसके लिए पंपिंग करनी पड़ेगी, यानी नीचे से ऊपर करना पड़ेगा, पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है सिंचाई परियोजना, ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि पानी को निचले भाग से उठाकर ऊपर लाएगी पंपिंग मशीन की मदद से। तो ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, गोदावरी नदी पर बना है और तेलंगाना सरकार इसको बनवा रही है। ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसे बाहुबली भी कहते हैं, वो जो है सिंचाई परियोजनाओं का बाहुबली का नाम भी इसे दिया जाता है। ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ पे हम चलते हैं। आप अलाउ MGNREGS पेमेंट्स इन फूड ग्रेन्स सेज बघेल। तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, ये कह रहे हैं कि जो नरेगा का जो वेतन है उसको आदेश दे दिया जाए कि हम फूड ग्रेन्स में दें, यानी कि चूँकि जो नरेगा वर्कर्स हैं उनको खाद्य सामग्री की भी समस्या है, तो उनको पैसा देने के बजाय सीधे सीधे आदेश दे दिया जाए कि हम सीधे उनको अन्न दे दें, तो उनके लिए बेहतर होगा। ये चीज़ सुझाव दिया है इन्होंने। अगली न्यूज़ देखिए, जयशंकर थैंक्स सऊदी ओमानी मिनिस्टर्स। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने सऊदी और ओमान के जो मंत्री हैं दोनों लोगों को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया हम देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे खाड़ी देशों में हमारे बहुत से भारतीय बंधु काम करते हैं, तो उनको जो भी वहाँ जैसे कोविड से भी मतलब ग्रसित हैं, उनको सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए या उनको रखने के लिए, इस विषम परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए जो भी वहाँ फंसे हैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। और साथ ही में प्रत्युत्तर में इन्होंने कहा है कि हम विश्वास दिलाते हैं कितना भी समस्या आ जाए, लेकिन जो बासमती चावल का एक्सपोर्ट है, यानी हमारे यहाँ जो बासमती चावल जाता है वो आपके यहाँ लगातार जारी रहेगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ बासमती चावल होता है वो लोग इम्पोर्ट करते हैं, वो लोग इसका बहुत इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चीज़ कहा है। इसमें एक बात और यूज की गई है, जो हमारे जो है भारतीय बंधु जाते हैं उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स के रूप में बताया गया है। तो ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होता है, जो भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, यानी कि मैनुअल वर्क करते हैं, जैसे कि जो हाथ से, यानी कि ब्लू कॉलर वर्कर्स जो
समझ लीजिए आप कि जैसे उदाहरण के तौर पर मोटरसाइकिल बनाने की दुकान पर या फिर कोई भी काम, मतलब जो मैनुअल हाथ से इंसान अपने आप से काम करता है वो मैनुअल, वो उसको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ये थी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है डीआरडीओ डेवलप्स मोबाइल वायरोलॉजी लैब। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। ये क्या करती है? ये रिसर्च करती है, और उन चीज़ों को बनाती है जो हमारे रक्षा चीज़ों में सहयोग है, जैसे कि आपका टैंक हो गई या कोई लड़ने का विमान हो गया या फिर बम हो गए, आयुध हो गए, हथियार हो गए, सब बनाती है। तो इस कोविड की समस्या में डीआरडीओ ने अपना सहयोग देते हुए एक मोबाइल लेबोरेटरी यानी कि चलती फिरती वायरोलॉजी लेबोरेटरी बनाई है। तो इस लेबोरेटरी में क्या क्या हो सकता है? कोविड की टेस्टिंग हो सकती है, इसके साथ साथ जो वायरस है उसकी वायरस को भी रेप्लिकेट किया जाए ताकि उससे वैक्सीन बनाने का भी प्रक्रिया इसमें हो सकती है, और जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है उसको भी इसमें किया जा सकता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें कोविड से संबंधित की जा सकती है। तो काफ़ी बेहतर होगा। और इसमें बताया है कि लगभग 1000 से 2000 केसेस प्रतिदिन जिसके सैंपल की जाँच भी कर सकती है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये आपकी लेबोरेटरी है। अगली न्यूज़ है कामाख्या टेम्पल फेस्टिवल कॉल्ड ऑफ। कामाख्या टेम्पल में प्रतिवर्ष इस समय एक मतलब कामाख्या देवी की जो है पूजा की जाती है। तो इस बार वो पूजा नहीं होगी। कामाख्या देवी के मंदिर का जो उत्सव है वो नहीं इस बार मनाया जाएगा। तो हमको जानना है थोड़ा कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है। कामाख्या टेम्पल आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास नीलांचल हिल पे, नीलांचल पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब ये यहाँ पे कौन सी देवी या कौन से देवता रहते हैं? तो कामाख्या देवी का मंदिर है। यानी कामाख्या देवी कौन है? ये शक्ति देवी की एक अवतार है। शक्तिपीठ या फिर सती कह लीजिए। सती कौन थी? ये जो है आपकी एक कहानी आपको सुनाता हूँ, आप उसे समझिए। तो ये सती कौन थी? सती जो हिंदू गॉड्स के, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड शिवा हैं, शिव भगवान हैं, उन्हीं की पत्नी थी जो पार्वती जी। तो पार्वती जी, इनका देखिए क्या था कि जो पार्वती जी के पिताजी थे उन्होंने भगवान शिव पर आरोप लगाया, और उस आरोप से दुखी होकर उन्होंने अपने आप को आहुति दे दी, यज्ञ में आहुति दे दी, जल अपना आप जो पार्वती जी थी तो उनका नाम सती था। तो अब उनकी जो है उन्होंने अपने आप की आहुति दी थी। इस बात से शिव भगवान बहुत नाराज हुए और जाके शिव उनकी पार्वती जी की पिता को उनका गला काट दिया और उनको दंड दिया। उसके बाद वो गुस्से में अपनी पत्नी का शव उठाकर नाचते हुए जो है मतलब तांडव नृत्य करते हुए आए। तो जो सभी देवता उनको मनाने लगे, तो उसे मनाने के दौरान जो उनकी पत्नी का शव था, यानी कि जो सती माँ का शव था, उनके लगभग 51 टुकड़े हुए। तो जो टुकड़े 51 टुकड़े जहाँ जहाँ पर गिरे हैं वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। तो माना जाता है कि उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है वहाँ पर गिरा हुआ है। असम में कामाख्या देवी का मंदिर वहीं पर बना हुआ है। तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और ये किसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मतलब माँ जो सती हैं उनकी पूजा करना है। ये थी। अगली न्यूज़ है आपकी CSIR लैब डिफेंस सैनिटाइजेशन टनल आफ्टर मिनिस्ट्री एडवाइजरी। तो हमने डिस्कस किया था जैसे 2-3 दिन पहले, आपने देखा होगा कि जो सैनिटाइजेशन टनल थी उसमें क्या होता था, आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का प्रयोग होता था सैनिटाइजेशन के लिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी की थी, नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें उसने कहा था कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज किया जा रहा है इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, ये स्किन डिजीज और भी चीज़ें कर सकता है। तो CSIR लैब जो है यानी कि इन्हें जो लेबोरेटरी है इसने सफाई दी है, बोला कि हमने 0.02% से लेकर 0.05% तक सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को पानी मिलाने की बात कही है, और इतनी कम मात्रा में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये इन्होंने कहा है। अगली न्यूज़ हम देखते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी EU डिवाइडेड ओवर वायरस रिकवरी प्लान। EU जो है, अब देखना पड़ेगा हमें EU क्या है। EU मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये यूरोपीय देशों का संघ है, 27 यूरोपीय देशों का संघ है। कैसा? राजनैतिक और आर्थिक संघ है। इसका जन्म देखिए रोम ट्रीटी के तहत हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप में जो अभी वर्तमान रूप में हम EU को देखते हैं, यूरोपियन संघ को देखते हैं, वो maastricht ट्रीटी के अंतर्गत हुआ था। लेकिन इससे हम संबंधित आप और न्यूज़ देखे रहेंगे, ब्रेग्जिट। तो जब ब्रिटेन अब यूरोपियन संघ से निकलेगा तो
इस प्रक्रिया को ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो अब 27 सदस्य देश बनेंगे। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर और भी रहती है, यूरोजोन क्या है। यूरोजोन का मतलब क्या है कि इन 27 देशों के समूह में वो ऐसे देश जिन्होंने अपने देश की मुद्रा को यूरो के रूप में मान्यता दी है, यानी यूरो को अपने देश की मुद्रा के रूप में मान्यता दी है, उन देश के क्षेत्र को यूरोजोन बोलते हैं। यानी यूरोजोन में यूरोजोन में एक करेंसी चलती है, उसका नाम है यूरो। तो जो 27 देश हैं इस समूह के, यूरोपीय समूह के, उनमें से जो 19 देश हैं उन देशों की करेंसी यूरो है, तो इसलिए इसको यूरोजोन बोलते हैं। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। ट्रम्प साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग इमिग्रेशन। तो जो वहाँ पे लोग इमिग्रेशन, वहाँ पे जो लोग जाते हैं अमेरिका में, कुछ लोग रहने के इरादे से, कुछ लोग कार्य करने के इरादे से, नौकरी के इरादे से, तो उन पे रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिया है। ये न्यूज़ हम लगभग 2 दिन से देख रहे हैं। तो अब आज उन्होंने साइन करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान वोज टू हिट बैक इफ थ्रेटेंड। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसे कोई डराने का प्रयास करेगा तो उसको प्रत्युत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो हम देखेंगे आखिर मामला क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। तो देखिए क्या है कि अमेरिका और ईरान की टेंशन्स काफ़ी पहले से आपको पता है। तो ये अमेरिका ने शंका जताया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, तो जांच की गई थी। तो कुछ शंका के आधार पर बाद में 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी। ईरान न्यूक्लियर डील किसके मध्य हुई थी? जो P5 कंट्रीज हैं, यानी कि जो सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं और जर्मनी। 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और आपका एक और कौन सा है? फ्रांस। तो ये 5 देश है और एक जर्मनी, यानी P5 प्लस जर्मनी और ईरान के साथ एक समझौता हुआ था कि आप अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और शांति विषयों के लिए आप परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। 2015 में ये समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। तो अब तब से विवाद और भी बढ़े हैं। फिर उसके बाद जो ईरान के कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी भी हत्या कर दी गई अमेरिकी सैनिकों द्वारा। उससे और स्थितियाँ गंभीर हो गई। फिर टैंकरों को रोक लिया गया था। तो आप इन सब चीज़ों को अखबार में देख ही रहे होंगे। तो वही चीज़ अभी हुआ। तो कल की न्यूज़ ये थी कि ईरान ने अब पहला अपना सैन्य सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। तो अब सैटेलाइट से अच्छे से निगरानी कर सकेगा फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में। तो अब उसने कहा है कि अगर कोई भी अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी दस्ता अगर हमको डराने का प्रयास करेगा तो हम उसे पलट के जवाब देंगे, हमारे पास क्षमता है इतनी। अगली न्यूज़ है, बांग्लादेश टू टर्न बैक रोहिंग्याज वोट्स सेज मिनिस्टर। रोहिंग्या के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या मूलतः म्यांमार के निवासी हैं, लेकिन जो क्या है, जातीय हिंसा की वजह से अब म्यांमार छोड़ के भारी संख्या में म्यांमार छोड़ के दूसरे देशों की तरफ पलायन कर चुके हैं। तो मलेशिया में कुछ रोहिंग्या थे, वो लगभग 500 के करीब, वो जहाज़ के माध्यम से आ रहे थे इधर को, मतलब भारत बांग्लादेश की तरफ। तो बांग्लादेश के जैसे पहुंचे तो बांग्लादेश ने उनको लेने से इनकार कर दिया। तो अब उनका जीवन लगभग जहाज में रुका हुआ है। तो उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन इस बात की गई है इसमें। अगली न्यूज़ है, रेपो ऑक्शंस गेट पुअर रिस्पॉन्स। तो जैसे हमने देखा था कि जो अभी RBI ने लगभग देखिए 50,000 करोड़ रुपए NBFCs को देने की बात की थी। तो वो किसके माध्यम से देती थी? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। हमने इसको बात भी किया था, क्या है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, यानी कि रेपो दर पर ही लंबे समय के लिए, यानी लगभग 3 वर्ष के लिए एक लोन दिया जाएगा बैंकों को, जिसका प्रयोग वो NBFC को लैंड करने के लिए करेंगे। लेकिन ये देखा गया कि जब ऑक्शनिंग की गई, उसकी नीलामी की गई लोनों की, यानी किसको लोन चाहिए भैया, फॉर्म भरो कि आपको कितना रुपए लोन चाहिए, हम दें आपको, तो लगभग 50% पैसा ही लोगों ने मांगा, यानी कि जितना उपलब्ध कराया गया उतना की डिमांड पूरी नहीं गई। तो यानी कि मतलब अभी क्षमता नहीं है बैंकों की लोन देने की, वो खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। अगली न्यूज़ है, लिस्टेड फर्म्स कैन रेज फंड 6 मंथ्स पोस्ट बाय बैक ऑफर। तो जैसे क्या होता है कैपिटल मार्केट में, जो कैपिटल मार्केट है जहाँ पे शेयर का खरीद और जो है व्यापार होता है, वहाँ पे नियम क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, अगर मान लीजिए बाई बैक ऑफर की है, यानी कि बाई बैक का मतलब क्या है, जैसे हमने अपने कंपनी का शेयर मार्केट में बेचा और उसके बाद हमने कहा कि हम 1 साल बाद अपना शेयर खरीद लेंगे, वापस खरीद लेंगे। तो मैं जैसे शेयर खरीदूंगा
तो कम से कम 1 साल तक मैं कोई नया शेयर नहीं लॉन्च कर सकता हूँ, ऐसा नियम है। लेकिन अब इस समय आर्थिक स्थितियाँ थोड़ा सा विपरीत हैं, तो उसने जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने थोड़ा सा छूट दी और बोला है कि 6 महीने के बाद ही, जैसे अगर कोई बायबैक ऑफर किसी कंपनी ने लागू किया था, उसके 6 महीने के भीतर ही वो फिर नए पैसा उठा सकती है। इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था कैसे कैपिटल मार्केट में उसने छूट दी है, जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में उसने छूट दी थी, राइट्स इशू में छूट दी थी। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया है पिछले की वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है गोल्ड अट्रैक्टिंग फर्स्ट टाइम बायर्स ऑफ लेट। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उसने बताया है कि लगभग 29% खरीदारी बढ़ी है गोल्ड की। क्यों बढ़ी? क्योंकि जैसे देखिए आर्थिक समस्या को देखते हुए हर देश लगभग आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, तो लोगों को करेंसी पर विश्वास कम हो रहा है। जबकि गोल्ड क्या है, गोल्ड में मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब गोल्ड की अपनी आपकी स्वयं वैल्यू है, जबकि कागज़ के नोटों की तो कोई वैल्यू नहीं है। भाई महंगाई बढ़ी तो उन नोटों की वैल्यू कम होती जाएगी, डिप्रिशिएट होगी रुपये, तो इसलिए लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये चीज़ अगली न्यूज़ है। एक न्यूज़ और है, जियो फेसबुक डील टू हेल्प डीलीवरेज RILs यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड्स बैलेंस शीट। तो जो जियो ने अभी फेसबुक ने जो जियो में इन्वेस्टमेंट किया है लगभग 9.9% का स्टेक, यानी 10% के लगभग जो है शेयर जियो का खरीद लिया है फेसबुक ने। तो उससे बताया जा रहा है कि जो जियो का यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इसका जो लोन है, इसका उद्देश्य क्या है? अंबानी जी ने घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी पूरे समूह पर लगभग 3 लाख करोड़ का जो लोन है उसको समाप्त करके नेट जीरो डेट हम कंपनी बनेगी, यानी कि हमारे पास कोई लोन ना रहे। तो उसमें देखिए जैसे कि शेयर इन्होंने खरीदा है 10%, तो कुछ पैसा रिलायंस कंपनी को मिला है, तो लोन इनका कम हो जाएगा। और जैसे सऊदी की एक अरामको कंपनी है, वो भी इन्वेस्टमेंट उसने भी करने की घोषणा की है, उससे भी इनका लोन कम हो गया। यानी कि कुछ ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट करके वो अपने को नेट जीरो डेट कंपनी बनाने की घोषणा की है वो। अगली न्यूज़ है RBI टू स्टार्ट ऑपरेशन ट्विस्ट टू मैनेज यील्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको गौर करना है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है इसको समझिए। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है आपका? ये RBI के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये सबसे पहली बार फेडरल बैंक USA द्वारा अपनाया गया था। इसमें क्या होता है कि देखिए बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड मतलब कोई है डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लोन लेने का एक साधन है। बॉन्ड का मतलब जैसे मैं आपको पेपर पे लिख कर दे दूं कि 100 रुपये मैं आपको अदा करने का वादा करता हूं इस तिथि को, तो यानी उसी ये पेपर है जिसपे गारंटी दिखी रहती है कि हम आपसे हम डेट ले रहे हैं और हम आपको अदा कर देंगे। तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत, जैसे ट्विस्ट मतलब घुमाना, यानी कि जैसे इसने क्या किया है, RBI ने 10,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है और उसी के साथ 10,000 करोड़ का बॉन्ड बेच भी दिया है। तो फिर मतलब क्या निकला? लेकिन देखिए जो 10,000 करोड़ का बॉन्ड है, यानी 10,000 करोड़ का लोन सिक्योरिटी से खरीद लिया मार्केट से, लॉन्ग टर्म का जो लोन है। देखिए ऐसे लोन जो 2026 और 2030 में मैच्योर होंगे, यानी कि जो लंबे समय में परिपक्व होंगे लोन, सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स, उनको खरीद लिया है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेच दिए हैं। कहने का मतलब 1 साल के लिए जो बॉन्ड्स है, 2 साल के लिए बॉन्ड्स जो हैं उनको बेच दिए हैं RBI ने, और जो 6 साल से ऊपर के लोन हैं खत्म पूरे होने वाले उनको खरीद लिए हैं। इससे क्या होगा कि जो लॉन्ग, जैसे लोग क्या है वर्तमान समय में चूंकि आर्थिक व्यवस्था डगमगा रही है, तो लोग चाहेंगे अपना सुरक्षित स्थानों पर हम पैसा लगाएं, तो यानी कि लंबे समय के लिए सुरक्षित स्थान पर लगा दें, हमारा रिस्क ना हो जहाँ पे, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इसीलिए यही समस्या भी है और हमारी इकोनॉमी के समय इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या किया है, RBI ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया है। यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड अब खरीद ले गई है, तो यानी उसका मूल्य, वह मार्केट में उसकी उपलब्धता कम हो गई है। जिस चीज़ की उपलब्धता कम हो जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, और जब बॉन्ड वैल्यू बढ़ जाएगी तो बॉन्ड यील्ड घट जाएगी। हमेशा बॉन्ड वैल्यू का बॉन्ड यील्ड से इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि जैसे समझिए आप बात, 100 रुपये का बॉन्ड था, वो अब जो है 110 रुपये उस पर मिलना था ब्याज लेकर, लेकिन अब उसका बॉन्ड वैल्यू बढ़ गई है, अब वो 105 रुपये का हो गया है। लेकिन जो पैसा मिलना हो तो 110 ही रहा है ना, तो फ़ायदा घट गया। बॉन्ड का अगर वैल्यू बढ़ गई तो फ़ायदा तो हमारा घट गया ना। पहले 100 रुपये में मिलता हमको और उसके बाद 110 रुपये वापस मिलना था, लेकिन अब क्या है हमको, अब जो है हमको वो 105 में मिल रहा है, जबकि वापस 110 ही मिलना है, तो 5 रुपये। तो इसलिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड की कीमत बढ़ गई है, यानी इस पर इनकम कम रहेगी।
और उसी समय शॉर्ट टर्म बॉन्ड उन्होंने 10,000 करोड़ के बेच दिए हैं। इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है वो अवेलेबल ज़्यादा हो गए, यानी कि मार्केट में अब लोग शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए खूब लोन देंगे, तो मार्केट में पैसे की उपलब्धता ज़्यादा होगी, जिससे आर्थिक कार्य बढ़ सकेंगे। ये न्यूज़ थी। अगली हमारी एक इसरो से संबंधित न्यूज़ है। इसरो इनवाइट्स टेक्नोलॉजी प्रपोजल फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए जो इंडिजिनस यानी कि हमारे स्वदेशी तकनीक निर्माण का जो है उसने मतलब निर्माण के लिए आवेदन किया है कि हमारी जो कंपनियां हैं स्वदेशी तकनीकी निर्माण करें। किस चीज़ के लिए? कि जो वहाँ अंतरिक्ष, देखिए इसरो एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है, भारतीय जो हमारी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी मानव अंतरिक्ष जो है अभियान लॉन्च करेगी 2022 में, मिशन लॉन्च करेगी। इसके अंतर्गत क्या होगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स को लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई में अंतरिक्ष में लगभग 1 हफ्ते तक रखा जाएगा। ये भारत पहली बार करेगा। तो कौन सा देश ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च कर रहा है? भारत। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपका था, ये आज की न्यूज़ थी। और उसके बाद हम आज के प्रश्नों की तरफ देखेंगे। आज के जो भी थे उससे प्रश्न क्या हैं? प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्वाभिमान अंचल किस प्रदेश का भाग है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। प्रश्न संख्या 2 है, कालेश्वरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी पर बन रही है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या असम। किस देश ने 2022 में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का निर्धारण किया है? रूस, अमेरिका, भारत या उपर्युक्त सभी मिलकर संयुक्त रूप से। इन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका डिस्कशन हम फिर कल के जो है न्यूज़पेपर डिस्कशन में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।